जब इस पूरे के पूरे कॉन्स्पिरेसी के ऊपर, षड्यंत्र के ऊपर, देश के अंदर जो चल रहा है उन मामलों के ऊपर और जब समाज के लोगों को बताने के लिए चलते हैं, तो ज़्यादातर वो लोग जो स्कूली शिक्षा से वंचित रहे या जिनकी कॉमन सेंस अभी ज़िंदा रही, वो लोग इस बात को बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। उनको कभी भी दिक्कत नहीं आई ये बिंदु समझने में कि आपके साथ जो हो रहा है वो छल है और इस छल में जो सरकारें हैं वो शामिल हैं। यानी कि आपके मंत्रालय में बैठे लोग इसमें बखूबी शामिल रहे हैं और आपके साथ वो लोग मिल करके कर रहे हैं। यानी बाजार और सरकार ये मिल करके आपके पूरे के पूरे तंत्र को ध्वस्त कर रही हैं ताकि वो उन अपना तंत्र नया कुछ ला सकें। ऐसी कुछ विषयों के ऊपर हमने बहुत से लोगों से बात की है, जो लोग इसको तोड़ने पे काम कर रहे हैं, जो लोग इसको समझाने पे कर रहे हैं, जो समझने पे कर रहे हैं, कोई इसके ऊपर लिटरेचर तैयार कर रहा है, कोई इसके ऊपर जनमानस को मेंटली तैयार कर रहा है, कोई ट्रेनिंग दे रहा है। तो इसी तरह के अलग-अलग मुद्दों पर लोग बात कर रहे हैं और हम इस पे कंटीन्यूअसली चर्चा करते रहते हैं। बहुत बार मैंने एक किताब का ज़िक्र किया है, जॉर्ज ऑरवेल की एक किताब है 1984। कुछ लोग जो हैं वो उसे ये मानते हैं कि वो साइंस एंड फिक्शन का कोई नॉवेल है और कुछ लोग इसको मानते हैं कि वो एक आपको चेतावनी है और एक तरह से आप इसको घोषणा भी कह सकते हो, डिस्क्लेमर भी बोल सकते हो उनकी तरफ से कि हमने ये घोषणा कर दी है कि तुम्हारे साथ ऐसा हम करने वाले हैं। आई डोंट नो इसमें आप उसको कैसे समझते हैं, ये तो आप उस किताब को पढ़ने के बाद ही देख पाएँगे। अंग्रेजी में किताब पढ़ते हैं तो सेंस थोड़े समझ में आते हैं, हिंदी में अगर पढ़ते हैं तो वो उस एंगल से नहीं समझ में आता है। तो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं और कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, उनके साथ में हमारी चर्चा कई बार नहीं हो पाती है इस लेवल पर और क्योंकि स्कूल वाले बच्चों के पास एक तो समय की बड़ी कमी रहती है, कॉम्पिटिशन के इस तंत्र में फँसे हुए हैं और दूसरा जो बड़ा इश्यू ये आता है कि उनके पास ऐसी किसी चीज़ के ऊपर लगाने के लिए समय नहीं है, कि वो ये कहते हैं कि अभी हमारे को पढ़ना है, अभी हमें याद करना है, अभी हमको मेमोरी को दिखाना है कि हमारी मेमोरी कितनी तेज़ है और हमको इस पूरे के पूरे तंत्र में कहीं फिट होना है। बेसिकली वो फिटिंग का प्रोसेस में शामिल रहते हैं और कुछ साल पहले इस किताब को पढ़ने में आज अ मतलब पढ़ने में सक्षम रहे और इन पूरी कॉन्स्पिरेसी को समझ पाए। आज हम एक ऐसे युवा बच्चे का पॉडकास्ट या इंटरव्यू आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, बातचीत लेकर के आ रहे हैं, जो मतलब शायद पहली बार किसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू में आए हैं। आज ही उन्होंने 19 साल अपने पूरे किए हैं। जुलाई की 8 तारीख है। आपके सामने है यशस्वी बल्हारा। यशस्वी नमस्ते। स्वागत है आप सबका आपका इस पूरे सिस्टम में और यशस्वी आपने 1984 कब पढ़ी थी? करीब 3 साल पहले पढ़ी थी ति किताब। हाँ, और जब पढ़ी थी तो फिर पहली बारी में तो पढ़ी भी नहीं गई थी। हाँ। और नेक्स्ट टाइम फिर जब दोबारा उठाई तब अच्छे से 2 बार दूसरी रीड हो बार पाई। में पढ़ी वो। तो पहली बार में आपने उसको बीच में छोड़ दिया था बेसिकली। हाँ जी। तो कारण क्या रहा था छोड़ने का? उस टाइम पे जो लिखा हुआ था, वो जो सिनेरियो बनाया था ऑथर ने, वो समझ नहीं आया था। हाँ, तो फिर उसके तो बाद में उस पूरे के पूरे सिस्टम को समझा तो फिर शायद कि ये इस बारे में बात कर रहा है, अब ये हाँ, इस तो बारे में बात कर रहा है। हुँ, यानी जिसको कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है हिंदी में, वो समझ पाएगा उसे अंग्रेज़ी में। इसको ऐसे कह सकते हैं? अंग्रेज़ी में क्या पता तब भी ना हो पानी पाए, दिए हाँ, लेकिन अगर ट्रांसलेटेड वर्ज़न होगा तो हो जाएगा। ट्रांसलेटेड वर्ज़न मतलब हिंदी का जो वर्ज़न है, हाँ, हाँ। वो समझ आ जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, अच्छा, ओके। जो ऑलरेडी जानता है। जो ऑलरेडी जानता है। हुँ। जो नहीं जानता है, उसको तो फिर इंग्लिश में ही शुरुआत करनी पड़ेगी और उसको तब भी मुश्किल हो सकती है। उसको मूवी की तरह लगेगा वो। जैसे किसी मूवी की बात हो रही है या साइंस फ़िक्शन की हाँ जिसे जी, हम कहते हैं, फ़िक्शन ही मतलब। फ़िक्शन ही हुँ, लगेगा। मतलब वो ऐसा लगेगा जैसे आभासी दुनिया एक बनाई है लेखक ने और वो उस बात को एक्सप्लेन कर रहा है। तो उसमें 1984 में से ऐसा क्या सबसे इम्पोर्टेंट क्रक्स निकल के आया जो आपको लगा कि यार ये बात तो वो ऐसे कर सबसे पहला जो मैंने 3 शब्द बोले थे इट वाज़ अ साइंस फ़िक्शन, इट वाज़ अ डिस्क्लेमर और तीसरा था एक वार्निंग। तो आपको क्या लगा कि ये वार्निंग है या डिस्क्लेमर है या फिर ये साइंस फ़िक्शन है? मतलब अभी उसको क्या लगता है? कि इनमें से अगर देखा जाए तो वो एक प्रेडिक्शन था हुँ,
कि जो सोसाइटी बन रही थी तभी टीवी स्क्रीन्स का मेन मेन रोल आने लगा आने था लगा था। और रेडियो सिग्नल्स का मेन रोल आने लगा था। हुँ। तो उसने फिर वो छोटे से कॉन्सेप्ट को हुँ, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको देखा, हुँ। क्योंकि चीज़ें जो आगे आएँगी वो अभी जो है उस पे ही आएँगी। हुँ। तो फिर मेन जो चीज़ आती है वो तो फिर मैंने जो देखा हुँ। कि प्रेज़ेंट सिनेरियो में हुँ, और उस बुक में जो सिनेरियो है उसमें रिलेशन क्या है? हुँ। या फिर कंपैरिज़न करें तो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? हुँ। तो 2 मेन सिमिलैरिटीज़ आती हैं उनमें। हुँ। एक ये कि हर जगह सिनेरियो बुक वाला है हुँ, कि हर जगह, हर स्ट्रीट पे, हर कोने पे, हर दुकान में, हर घर में, घर के अंदर भी हुँ। एक स्क्रीन होगी बड़ी-सी हुँ। और उस पर कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर डाटा थोपा जाएगा आपको मतलब मजबूर किया जाएगा वो कि देखने के लिए। देखो। हाँ। और वो डाटा एक तरीके से मीनिंगलेस होगा, रिपिटिटिव होगा कि हुँ, मतलब आज भी वही है, कल भी वही है, अगले दिन भी वही है। हुँ। जैसे स्कूल में रोज़ सुबह एक ही मंत्र होता है हुँ, या हुँ। फिर एक ही प्रेयर होती है हुँ। या फिर कोई अगर टीवी चैनल है तो उसपे एड्स जो आती हैं वो हाँ। 2 के बीच में सेम ही एड्स दोबारा-दोबारा आती रहती हैं। हुँ। तो मीनिंगलेस रिपिटिटिव बातें चलती हैं हुँ। बुक के अंदर हुँ, और हो सकता है कि वो किसी एक पर्सन को, एक बड़े लीडर को बड़ा दिखाने के लिए हुँ। कि ये हमारा लीडर है, हुँ, ये हुँ। हमारा लीडर है, हुँ, नारे लगेंगे उसके ऊपर। हुँ। तो वो होता था बुक में। हुँ। और जो प्रेज़ेंट सिनेरियो है, हुँ, उसमें हम देखें कि क्या हर कोने पे, हर जेब में स्क्रीन नहीं है? हाँ, क्या हर घर में हर घर में, हर टीचर में, हर क्लासरूम में हाँ, स्क्रीन लगी हुई है। स्क्रीन नहीं है? हाँ। और जो दोनों में सिमिलैरिटीज़ एक और है कि हुँ। हर स्क्रीन के में एक कैमरा ज़रूर होगा। वो सामने वाले को भी देखेगा कि वो उसे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। जी, हाँ, और मतलब आप कांस्टेंट मॉनिटरिंग। वो कांस्टेंट मॉनिटरिंग आपकी करेगा, तो आपका जो घर में एलईडी है या आपका जो मोबाइल है, वो कैमरा अगर आपने जी, देखा हो ध्यान से तो हाँ, उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन का कोई कॉन्सेप्ट ज़िक्र नहीं नहीं है। था, हाँ, तो इसीलिए फिर उसने मोबाइल फ़ोन का नहीं ज़िक्र किया है। हाँ। नहीं तो उसने एक स्क्रीन जिसमें कैमरा है, हुँ, उसका पूरा ज़िक्र किया है और यही है जो हुँ। आज हो रहा है। हुँ। यानी अभी आपको वो दे रहा है यानी अभी जैसे मोबाइल स्क्रीन का आपने देखा चलो आप तो सोशल मीडिया मेरे ख़्याल से बहुत कम इस्तेमाल करते हो। अ, म सोशल मीडिया इसलिए नहीं इस्तेमाल कर पाता क्योंकि इनके पास में वो फ़ोन नहीं है टच वाला फ़ोन नहीं है। इनका फ़ोन है मैं दिखाता हूँ आपको इसकी पॉकेट में रखा बैग की पॉकेट में, तो मैं आपको दिखाता हूँ इनका फ़ोन। आपको पता चलेगा कि ये फ़ोन वो इस्तेमाल करते हैं यशस्वी और वो इसलिए करते हैं मैंने ऐसा नहीं है कि इसने इसी फ़ोन को इस्तेमाल किया है और या इस फ़ोन को इस्तेमाल ये मतलब मजबूरी में कर रहा है या फिर ये इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई पुश कर रहा है। असल में जब ये छोटा था तो मेरा फ़ोन इसने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं छेड़ा है, क्योंकि मैंने इसे कभी अलाउ ही नहीं किया एक तरह से बचपन में तो कि नहीं तुम्हें छेड़ना ही नहीं है, तुम्हारा काम ही नहीं है इसके अंदर। और इसकी मदर का फ़ोन ये यूज़ करता था क्योंकि उसका नंबर उसकी क्लास में स गया हुआ है, तो उसके मैसेजेस देखने के लिए, वो भी सिर्फ़ इसलिए कि तुम उसको मेल कर दो और फिर प्रिंट आउट निकाल के कागज़ से पढ़ना है, स्क्रीन से देखना ही नहीं है। जब ये 18 का हुआ तो मैंने इसको एक ऑप्शन दिया कि भई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पुराना टूटा-सा फ़ोन था, अभी इसके पास ये आया है नोकिया, पहले सैमसंग का था वो ₹1100 का फ़ोन आता है एक वो। तो मैंने बोला कि भई तुम अपनी क्लास के बच्चों को देखो, अब तुम बड़े हो गए हो और अ, क्योंकि फ़ोन तो अगर तुम्हें यूज़ करना होगा तो आजकल के बच्चों के ऊपर क्या पाबंदियाँ लगाएँगे, चोरी-छिपे भी यूज़ कर लेंगे तो इससे अच्छा तो क्या है कि आपका कंसेंट हो और जैसा मर्ज़ी फ़ोन हो वो मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। देन ही सेड कि नहीं उस फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है। अल्टीमेटली क्योंकि जो दूसरे बच्चे क्लास में देखते हैं वो 24 घंटे उसमें ऐसे करके लगे रहते हैं और वो ये 1984 मैंने इसलिए ज़िक्र बार-बार कर रहा हूँ मैं कि जैसे प्रिडिक्शन है, तो क्या लगता है यशस्वी कि वो जो राइटर है, वो राइटर को ऐसा कैसे प्रिडिक्ट किया उसने? मतलब उसने उसको साइंस फिक्शन में कैसे कर दिया होगा? व्हाट डू यू थिंक? या तो वो हुँ, उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो, जो लोग इसको बना रहे थे, कि मान लीजिए जैसे जनता सरकार मोर्चा अभी बना, बैठ कर के चर्चा हुई कि हम ऐसा करने वाले हैं
और ऐसा करने आज से 20 साल बाद हम ऐसा करेंगे या 50 साल बाद, और कोई अंदर का आदमी फिर बाहर आकर के किताब लिख उस दे। पूरी बात को ना बता करके किसी और एंगल से बता दे कि देखो तुम्हारे साथ ये छोट छल होने वाला है, मुझे पहले पता नहीं था ये अच्छे लोग हैं, बाद में ये ऐसे निकले, काइंड ऑफ इस टाइप से, मतलब वो ऐसा करके बताए। तो या तो ये हो सकता है कि वो बंदा ऐसा हो, हाँ जी, है ना, पूरा चांस है। पूरे चांस हैं कि वो बंदा उनमें शामिल था, जी, या दूसरा मतलब शामिल था और अलग हो गया और वो दुनिया को चेताना चाहता था। जी, एक एक तो ये बनता है उसका। दूसरा ये बनता है कि वो उसमें शामिल है और वो आपको बता रहा है कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद यू, हम तुम्हारे साथ ये करने वाले हैं, डिस्क्लेमर है, क्योंकि वो लोग कभी भी आपसे छुपा कर कुछ नहीं करते हैं। तो ये एक दूसरा इशू। तो आपको क्या लगता है दोनों में चांसेस क्या ज्यादा है? इन दोनों में चांसेस, अगर सिर्फ इन दोनों ऑप्शंस को देखा या जाए, तीसरा भी कोई भी, मतलब हाँ, सब तो यू, मतलब आप क्या बताना चाहते हैं इसमें? इन दोनों में से फिर छतरी दे दे। हाँ। नहीं है इन दोनों में से, क्योंकि सिर्फ एक किताब को, एक ऑथर की एक किताब को पढ़कर अगर उस पर जजमेंट देना हो तो नहीं दे सकते। तो उसकी दूसरी किताब भी है एक, अच्छा। वो एनिमल एनिमल फार्म है। एनिमल फार्म नाम है हाँ उसका। हाँ। और उसमें उसने रशियन रेवोल्यूशन के बारे में काफी अच्छे से लिखा है, एनिमल्स के बहाने से, एनिमल्स के मतलब बहाने उसमें से एनिमल, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, एनिमल फार्म में क्या होता है? कि कैसे हाँ कोई बंदा हाँ सिचुएशन बुरी हो जाती है हाँ हाँ कैपिटलिज्म की वजह से, हाँ हाँ हाँ। तो कोई बंदा सोशलिज्म के नाम पर या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के नाम पर हम्म। सभी से सब कुछ लेकर खुद के पास रख लेता है। हाँ यानी वो फार्म पे हैं तो एनिमल्स हैं, तो फिर उसका एग्जांपल ये है कि गायें दूध देती है, हाँ और बाकी शीप का वूल होता है, हाँ, उसके कैमल्स भी थे उसमें, तो फिर कैमल्स का भी दूध भी है। हाँ। हाँ। तो उन सब का मोनोपोली, सब का कंट्रोल अपने हाथ में रख लिया पिग्स ने। सुअर ने। यहाँ पे तड़ी पार को सुअर बोल रहे हैं, और मतलब। पिग्स इसलिए क्योंकि पिग्स के पास कुछ नहीं है, हाँ वो अपना कुछ नहीं कर सकते, हाँ। इसीलिए उन्होंने कीचड़ में ही पड़ा रहा है, तो सुअर वहाँ प्लान करते हैं। किस जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनका हम रख लेंगे। वो ये कह रहे हैं जैसे कि अभी इसको आप कम्युनिस्टों से कंपेयर कर सकते हाँ, हो, कम्युनिस्ट जैसे बोलते हैं। जी, और कई बार आपने ये यूपी के अंदर मायावती ने भी ये गेम खेला था, एनिमल फार्म वाला, मतलब मैं सुअर नहीं करूंगा, मैं कहीं आप ऐसा ना सोचो, तो नहीं ठीक है चल जाएगा। तो उसमें क्या सीन था कि सुअर क्या कह रहा है कि भाई अपने पास तो कुछ है नहीं है, अपन तो नंगड़ आदमी है, ना बीज है आगे, ना हम तो रांडे हैं सारे, मतलब तुम कभी राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वाले सोच लो, मैं आरएसएस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सुअर कह रहे हैं कि भाई इसमें ये ऊन जो है ये क्या, ये भेड़ सारी ऊन खुद मतलब इस्तेमाल करती है, बच्ची रहती है सर्दी में, बच्चों के कपड़े नहीं बनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गायें है ये अपना सारा दूध अपने बछड़े को पिला देती है। तो एंड वो कहता है, वो सुअर जो है मिलके प्लान करते हैं कि यार तुम लोग पूरे समाज में इक्वालिटी लेकर के आओ, ऐसा करते हैं सारा सामान जो है ना, जितना दूध है जितना वो है, वो सब हमें दे दो, वो हमें दे दो, और हम इक्वली बांट देंगे। हम सबको बराबर बराबर बांट देंगे। तो असल में फिर वो सब कुछ बराबर बराबर तो हो जाता है, हाँ लेकिन फिर 50% बाकी का, और हाँ, फिर 50% सिर्फ पिग्स का। यानी कि जितना सामान इकट्ठा होता है उसमें से सुअर 50% पहले रख लेते हैं और बाकी के 50 को बांटते हैं, जैसे इक्वली 5 किलो अनाज दे रहा है, इक्वल, यस। जैसे आपको तेल दे दिया, जैसे अनाज दे दिया, और आपको मतलब चिल्लर दे दिए, बेसिकली वो ऐसा करके वो एक्सप्लेन कर रहा है। वो जो एनिमल फार्म में एक पॉइंट था, वो सुअरों वाला, वो एक पॉइंट रह गया था कि सुअर ने जब ऐसा किया कि आप जो है सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करो और सब में बराबर बांटेंगे, और उसने बांटे नहीं, 50% तो अपने आप रख गया और 50% बाकी सब में बांट दिया, वो 5 किलो अनाज की तरह। तो सवाल ये है यशस्वी कि जो एनिमल्स थे उनके खिलाफ रिवोल्ट क्यों नहीं हुआ, उनके खिलाफ मतलब विद्रोह क्यों नहीं हुआ? विद्रोह इसलिए नहीं हुआ, या फिर हुआ हाँ हाँ और हरा दिया गया, हाँ हाँ वो इसलिए कि जो फाइटर्स थे पिग्स के पास, हाँ हाँ। वो ताकतवर थे। अच्छा, कौन? ताकतवर कैसे थे? जब डॉग्स का, जर्मन शेफर्ड्स के नए लिटर पैदा हुए, नए बच्चे पैदा नए हुए, बच्चे मतलब पैदा हुए, पलूर ये। हाँ, उनको उन्होंने किडनैप कर लिया, हाँ, और फिर जैसे उन 8 साल के बच्चे को सोशल मीडिया दे दी। दूसरी क्लास में बिल्कुल, मैंने वो बिल्कुल। शेयर किया था ना, वो मैंने इसीलिए शेयर किया था ताकि वो जोड़ ले उसके साथ। चलो हाँ। और फिर उनको किडनैप करके उनको अपना पूरा खिलाया-पिलाया, उनको पढ़ाया, फैमिली की तरह अपने रखा। अपने हिसाब से पढ़ाया, हम्म और अपने हिसाब से हम्म पूरे रिसोर्सेज दिए। हम्म और फिर जब वो बड़े हुए, हम्म
तो वो काफ़ी मतलब हाँ, स्ट्रॉन्ग वो जर्मन शेफर्ड तो पाड़ दे। हाँ, तो हाँ, फिर वो खूंखार वो है। जब उनकी आइडियोलॉजी बनी कुत्तों की, हुँ। तो वो यही बनी कि पिग्स ही हमारे माई-बाप हैं। दाता हैं और यही पिग्स ही राजा है। राजा हैं हाँ, और इनके आदेश मानना हमारा हमारा कर्तव्य है धर्म है। और जो नहीं मान रहा है, हाँ, उसको हराना हमारा कर्तव्य है। वो हमारे दुश्मन हैं, वो वो देशद्रोही हैं, वो वामपंथी हैं, हुँ, वो कांग्रेसी हैं, वो आप ये हैं, वो फलाने हैं, ढिमकाने हैं, जो भाषा आजकल के भक्तों की, अंधभक्तों की होती है। विपक्षी हैं। विपक्षी है। एग्ज़ैक्ट वही कि हाँ। स्टार्टिंग से आइडियोलॉजी मतलब जो बचपन से ही बचपन से आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी है। खराब कर दो, हुँ, बचपन से बच्चों को इन चीजों की आदत डाल दो, तो उसके बाद वही आपकी रक्षा करेंगे बेसिकली। हुँ। आपके कुत्तों को ही खाएंगे। मतलब वो जो जर्मन शेफर्ड था, उन्होंने कुत्तों को ही नोच के खाया, अपनी फैमिली को भी लड़ाई अपनी फैमिली को भी खाया। हुँ, तो एक ध्यान चीज दीजिएगा इस बात के एक ऊपर। चीज इसमें ये आई जी, हाँ, अगर देखें हम जो बुक की हाँ, बात हो रही थी 1948 में लिखी गई, हाँ। 1985 में पब्लिश हुई। ना, 1948 में लिखी, 1949 में पब्लिश होगी। 1949 में पब्लिश और होगी 1949 में पब्लिश होने के कुछ दिन बाद जॉर्ज ऑरवेल संदिग्ध परिस्थितियों में मरा हुआ पाया। और उसने जो मतलब नाम दिया गया वो 1984 का दिया गया वो नाम 1984 थी। ठीक है और जो बातें 1984 आज मैच खा रही हैं हम्म। वो आज के मौजूदा हालात के साथ खा रही हैं। वो 1984 में करने वाले थे ये सब कुछ। तो मतलब एक 84 जो दंगे थे ना बेसिकली, क्योंकि पंजाब अड़ रहा है उनके आगे। तो पंजाब के जो दंगे थे, असल में गृह युद्ध जो करवाया गया था पंजाब में, ये टोटल कंट्रोल के लिए किया गया था। तो 84 वो के टाइम कहने की बात है कि नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी में फर्क है। इंदिरा गांधी ने वहां खेल जो खेला था, वो नेशनलाइज किया बाकी सब ताकतों को, तो इमरजेंसी ला करके वो तो काम अच्छा कर दिया। लेकिन ये 1984 उन्हीं के एजेंडे का पार्ट था बेसिकली। मतलब जो आज जो हो रहा है वो 1984 में होना था। हाँ, बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल, जो एग्जैक्टली लाइसेंस एग्जैक्टली। कांग्रेस ने फिर स्लो कर दिया इस पूरी प्रोसेस को, इसीलिए कांग्रेस के खिलाफ ये हवा भी बनाई गई और इन नए लोगों को फिर इनको न्याय पालतू बनाया गया बेसिकली, नए नए चेहरे को। हाँ, जो इसीलिए कांग्रेस के खिलाफ वो कहेंगे भाई कांग्रेस को नहीं वोट देनी, बाकी किसी को दे दो। क्योंकि वो कह रहे हैं कहीं भी शिफ्ट हो जाए, वो पावर वापस आकर के फिर वहीं शिफ्ट करनी आसान हो जाएगी उनको लिए। क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली कांग्रेस के अंदर, क्योंकि नसों में कांग्रेस अपना इस्तेमाल करती है उन कांग्रेसियों का जिन्होंने अपनी जान दी बेसिकली देश की आजादी में, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उनकी लेगेसी को वो यूज करती है कांग्रेस। उसको ना यूज कर पाए और अगली जो पीढ़ी है उस तक वो मैसेज ही ना जाए कि असल में कांग्रेस कैसे शुरू हुई थी, इसलिए फिर ये नए लोगों को तैयार करते हैं। तो एनिमल फार्म में ये एक पॉइंट था जो रह गया था, जिसको हमने मतलब कवर किया है अभी। और एनिमल फार्म की पूरी वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हैप्पी बर्थडे टू यशस्वी। तो फिर इस सब को देखते हुए अगर ऑथर के ऊपर जजमेंट तो नहीं, हाँ, मेरा भी फिर बाहर से ही पर्सपेक्टिव है, हाँ, असल में क्या था उसका तो ऊपर हाँ, तो क्या ही होगा। हाँ, हाँ, वो ये है कि लाइफ में, एक्सपीरियंस में, हम्म, उसमें जो चीज़ें हो रही हैं, हम्म, उनको एनालाइज़ करके हम्म। फ्यूचर में उनका आगे क्या होने वाला इम्पैक्ट है, क्या होने वाला है, उस पर एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन के साथ उसने विचार के साथ विचार। अपनी कहानी विचार किया और बनाई कहानी, कहानी बनाई। ताकि समझने के लिए आसान हो। क्योंकि और वो वहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन में लेनिन का था और स्टालिन का था। स्टालिन के ऊपर ही है वो सारा। तो उसको ज़रूरत थोड़ी थी पिग्स बनाने की। उसको ज़रूरत थोड़ी थी गाय का दूध और उसका सब कहने की। वो उसको मेटाफर लेने की एक हाँ, तरह से। लेकिन फिर लोगों को समझाने तक, लोगों की तक बात पहुँचाने तक का सबसे बेस्ट तरीका है ये कहानी। कहानी ये बड़ा अच्छा तरीका है। हम लोगों का जो तरीका है वो बड़ा गंदा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम सामने से बोलते हैं तुम्हारा बेवकूफ बना रहे हैं, तुमको मूर्ख बना रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से ये गलत तरीका है। लेकिन हमको क्योंकि योद्धा चाहिए शुरू में लड़ने वाले, हमको उस बात को समझने वाले लोग उस लेवल पे चाहिए जो इन चीजों से ऊपर उठ चुके हों, इसीलिए हम इस फॉर्म में बोलते हैं। अदरवाइज आने वाले समय में जैसे हम अपने नाटक भी शुरू करेगा, नुक्कड़ नाटक भी चालू करेगा और वो सब करेगा, लेकिन उसका अभी समय नहीं था, इसलिए हमने वो उसको शुरू नहीं किया है। हम हर मौके पर, हर मुद्दे पर बोलेंगे। लेकिन जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म में एक्सप्लेन कर दिया। और छोटी सी किताब, मेरे ख्याल 100 पेज 100 पेजेस की और किताब, बहुत छोटे-छोटे पेज। छोटे-छोटे पेज हैं और बड़ी गजब की कहानी है उसके अंदर ना। अमेज़न पे भी मिल जाएगी आपको, दूसरी सोशल उन पे मिल जाएगी जहाँ भी आप सर्च करेंगे। और हिंदी इंग्लिश दोनों। हिंदी में भी शायद मिल इंग्लिश में जाएगी। सब मिल जाए। हाँ, अब तो सारा वर्जन है, अब तो वैसे डब करके भी पता चल जाता है। वो समझाने के लिए बहुत अच्छी रहती है। और कुछ लोगों को लगता है मतलब इसमें कुछ राइट विंग का भी कुछ आता है, जैसे अभी लेनिन का तो जिक्र कर दिया, तो राइटिस्ट क्या क्या रोल है? राइटिस्ट ऑथर्स
या फिर क्या? या राइटिस्ट मतलब राइट विंग का जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरह से वो लोग लोगों को डील करते हैं काइंड ऑफ। जैसे उसको लेनिन ने तो अच्छा। इन्होंने लेफ्टिस्ट ने तो एक खेल खेला है कि वो कहते हैं कि सबका बराबर होना चाहिए, इस हाँ। धरती पर आए हैं सबका बराबर है और तुम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। वो उन चीजों को, उन सिद्धांतों को वो कहीं मिस कर देते हैं कि मेहनत किसकी ज्यादा, पुरखों ने किसके किया, किसका इकट्ठा हो गया, वो सब चीजें अलग हो जाती हैं। फिलहाल के लिए मुद्दा यह है कि क्या कोई इसी के अंदर कहीं ऐसा भी मिलता है कि राइटिस्ट थॉट प्रोसेस भी दिखाई देती है उसमें कहीं? नहीं, इस किताब में कोई राइटिस्ट का नहीं इसमें नहीं दिखाई है। देता। इसमें सिर्फ जो हुआ था, जो हो रहा था, उसकी कहानी के थ्रू इंटरप्रिटेशन दी गई तो है। ये जो पॉइंट है, जैसे कि एक स्क्रीन लगी है, इसके अलावा भी कोई पॉइंट है जो आज की मुद्दे से जी, रिजेंबल कर सकते इसके हैं? अलावा एक बहुत मेजर पॉइंट ये है 1984 में कि जो बंदे सिस्टम के खिलाफ जा रहे होते हैं या फिर सिस्टम के खिलाफ पूरी तरह तो जाने नहीं देते, उससे पहले ही खत्म कर हाँ, देते उससे हैं। पहले या तो उनको एनालाइज कर लें कौन कौन हम्म। लोग हैं। जैसे अभी आजकल अपन हैशटैग लगाएंगे तो उससे पता चल जाएगा किस किस का फेसबुक अकाउंट पे हैशटैग लग रहा है, तो वो पता लग जाएगा ये एक विचार के लोग हैं, तो उनको वो पॉइंट आउट करके बस पॉइंट उनके लीडर्स हाँ को वो लोग जी, टारगेट कर लेंगे। तो बेसिकली कि एक ये पॉइंट कि जो सिस्टम के खिलाफ है उनके बारे में सब पता है, हाँ क्योंकि फेसबुक उन्हीं का है और हाँ, इंस्टाग्राम उन्हीं का है सारी जानकारी और है। वहां पर बुक के अंदर स्क्रीन्स के सारे सामने ही है, हो रहा है जो हो रहा हाँ है, हाँ हाँ। तो सब पता है। हम्म दूसरी बात जो मेजर इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि कुछ हद तक वो अलाउ करते हैं वो चाहते भी हैं कि सिस्टम के खिलाफ कोई ना कोई जाए, बोलता रहे। हाँ बोलता रहे, हाँ, ताकि जिसके भी मन में थोड़ा थोड़ा भी है, वो जाके उनसे जैसे मान जुड़ता लो रहे। थोड़ा मैथ में अगर मैं समझाऊं हाँ कि कोई बंदा अगर 20% 30% खिलाफ बोल रहा हाँ है सिस्टम के, हाँ हाँ। तो उसको जीने देंगे, हम्म और जो छोटा मोटा 5% 6% 4% जो उसको देखकर जाग रहा है, हम्म। उसको जमीन से तभी के तभी उड़ा निकाल देंगे, दें, तब निकाल दें। उड़ा देंगे, यानी जो उसको देख करके जाग रहे हैं, तो जिंदा उसको रखेंगे ताकि जो जितने छोटे मतलब जिनके उभरने के चांसेस हों। हाँ जैसे उभरने के आजकल चांसेस कुछ, जी जैसे आजकल हमारे सोशल मीडिया पर कुछ कंट्रोल्ड अपोजिशन वाले लोग, हाँ, उन्हीं लोगों को उठने नहीं देते हैं जो जेएसएम के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो उन्हीं के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो उनके लोग अपन उनको कह सकते हैं। हाँ तो एक बड़ा मेजर ऑपोजिशन को जिंदा रखने देंगे ताकि जो छोटे छोटे ऑपोजिशन है उनको तभी खत्म कर देंगे, कर दिया जाए, और जो फिर एंड में जाके जब सारे छोटे मोटे जब सब खत्म हो जाए तो बड़ा वाला भी एकदम लास्ट से में फिर डूब किसी गया तरह से, जैसे आपने ये एग्जांपल अरविंद केजरीवाल के केस में देखा होगा। भी आ जाए। अरविंद केजरीवाल जब आया तो उस वक्त बहुत सारे दूसरे संगठन, दूसरे लोग जुड़े, बहुत सारे किरण बेदी जैसे लोग, जनरल वीके सिंह जैसे लोग, और बहुत सारे लोग जुड़े। और मैं एग्जांपल्स नहीं दूंगा उसके लिए, कुमार विश्वास जैसे लोग थे और योगेंद्र यादव, तो वो सब अलग अलग धुरी पे काम कर रहे थे। अब उनको खत्म करने का तरीका ये था कि या तो उनको अलग अलग मतलब टॉर्चर तरीकों करो, से हाँ वो पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने सबको अरविंद के साथ जोड़ दिया और फिर अरविंद से ही उनको अलग कर दिया, तो उनका पावरलेस हो गए एक तरह से। यानी कि पहले वो पावर उन्होंने सारी अरविंद को दे दी, और फिर अरविंद जब पावर में आ गया, और अरविंद क्योंकि उनके हिसाब से काम कर रहा है, तो वो फिर नीचे से पावरलेस हो गए, वो फिर जीरो जीरो पे आ गए। तो सभी के साथ, या फिर उन्होंने मिला लिया, जैसे किरण बेदी को उठा करके किसी का राज्यपाल बना दिया, वीके सिंह को मंत्री बना दिया, योगेंद्र यादव को चुनाव लड़वा दिया, और कुमार विश्वास को अब राम कथा कहने का ठेका दे दिया, भाई तू तो अपना 20 लाख ले, 50 लाख ले और साइड में हो, फालतू चुकर चुकर नहीं करनी है, बोलना नहीं है। तो इस तरह से वो उन चंक्स को जो लड़ रहे हैं उनको कर दिया। तो एक हाँ लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है 1984 में जो बताई है वो ये है कि जो भी उभरने लगेगा, जो भी अवेयर थोड़ा सा होने लगेगा, उसको अवेयर ना होने देंगे उसकी टेक्निक्स के बारे में उसने बताया। किसकी टेक्निक्स के बारे में? कि उसको अवेयर कैसे नहीं होने देना है। ओके। वो उसमें उसने थ्योरी में या फिर उसने स्टोरी में, कहानी में उसने ऐसे किया है कि उसको एक बंद चेम्बर में जाकर उसको एक लॉक्ड रूम में उसको समय का पता ना लगे, उसको तब खाना उसको बहुत माइन्यूट मिले, बहुत कम मिले, सिर्फ जिंदा रहे, सिर्फ जिंदा रहे, उसके दांत वगैरह निचोड़ लिए जाए, उसके टॉर्चर उसके साथ पूरा हो, और फिर उससे पूछा जाए क्या अब भी तुम विश्वास करते हो अपने आइडियोलॉजी में? तो वो उसमें है। और यहाँ पर अगर सिमिलैरिटी देखें तो वो देखी जाएगी कि जिस तरीके से स्क्रीन एडिक्शन
के शिकार, वो बंद कमरे के जैसा है, जो बंद हो रखे हैं, जो हाँ। स्क्रीन एडिक्शन है, हम्म। अगर 4 लोग भी एक कमरे में बैठे हैं और चारों के पास एक फोन है, तो वो चारों एक कमरे में बंद माने जाएंगे। और जो वो देख रहे हैं, जो वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, वो टॉर्चर माना जाएगा कि उसके ब्रेन के साथ जबरदस्ती आ रहा है ना, जब वो थोड़ी मांग रहा है, वो सब कंज्यूम जो हो रहा है, हाँ। वो पर्पस हमारा नहीं है, वो कंटेंट क्रिएटर उसने दे रखा है कि किस चीज की रेंज बढ़ेगी, किसकी रीच ज्यादा होगी, तो वो वही रीच लोगों तक जाएगी। फिर एल्गोरिदम्स के हिसाब से जो भी कंटेंट वो चाहते हैं कि जिससे दिमाग खराब हो, जिससे ग्रे मैटर कम हो, और सब फिर वो कंटेंट सामने आता है, वो टॉर्चर होता है हमारे दिमाग के साथ, वो ब्रेन शट डाउन हो जाता है। तो जब ब्रेन शट डाउन हो जाता है, फिर वो मान लेते हैं कि वो एक रील ऐसी आएगी जिसमें जागने वाला अवेयरनेस और फिर वो भी रील फिर ऐसी जाएगी। सब तो क्योंकि ब्रेन तो डेड हो गया, ब्रेन सोच नहीं रहा। तो फिर वो मतलब वो उनको ऐसा खाना खिलाएंगे जिसमें मतलब केमिकल हो इस टाइप जी, का, जैसा कि आप उनको दिखा सकते हो। आप एक बार उनको दिखाइएगा जरा वो क्या खा रहे हैं। देखो, अरे भाई सारे कैमरामैन आपसे निवेदन है, एक बार दिखाइए जरा। वो देखो पिकनिक मनाया जा रही है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि हाँ पॉडकास्ट चल रहा है और ये देखो बारिश का मौसम है और ये पॉडकास्ट में और दो साथ में रखे थे, फ्रूट भी रखे हैं और ये सारा कुछ है। तो मौसम आप देख रहे हैं, तो चलिए आप इस कैमरे में भी दिखाओ सबको। देखो बच्चे भी अपनी पिकनिक मना रहे हैं, यहाँ तड़ीपार भी बैठा है। तड़ीपार को भी दिखा रहे हैं। चलिए हाँ, दोबारा से सेट करके फिर कंटिन्यू करते हैं ये और जोक सारा पार्ट। हाँ, तो वो मतलब बेसिकली क्या कहते हैं, वो लोग तय करते हैं कि आप क्या देखोगे और किस हिसाब से आपको दिया जाएगा। हाँ, कंटिन्यू करो, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लोगों को अच्छा लगेगा ये जिस हिसाब से आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो बेसिकली पॉइंट दोबारा रिपीट ये होगा कि ब्रेन डेड करने के बाद वहां पर वो टॉर्चर फिजिकल टॉर्चर से हो रहा है, और यहाँ पर वो स्क्रीन के साथ विजिबल टॉर्चर से हो रहा है, जो ब्रेन के साथ टॉर्चर हो रहा है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है। फिर दूसरी बात, उसको उस रूम से बाहर नहीं जाने देंगे, चाहे कि रीजन तो नहीं, वो बंद कर रखा है, उसको फिर कैदी बना रखा है। मतलब फेसबुक हटा दोगे तो इंस्टा आ जाएगा, इंस्टा हटा दोगे तो यूट्यूब आ जाएगा, यूट्यूब हटा दोगे तो स्नैपचैट, क्या करते हैं उसको, स्नैपचैट आ जाएगा, वो हटा दोगे तो कोई और आ जाएगा। और अब तो मतलब एक आपको शायद ना पता हो, चैट जीपीटी करके है, तो उसमें अगर हम एक लाइन लिख दें कि नाउ यू आर माय थेरेपिस्ट, या फिर एक ये हो गया, या फिर दूसरा नाउ यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, तीसरा नाउ यू आर माय इंस्ट्रक्टर, नाउ यू आर माय फिजिशियन, उसको ये बोल के अगला तो तुम स्टेप लिखोगे, तो फिर वो सारा डाटा वहां से निकाल देगा। तो एक ये भी एक वर्चुअल फ्रेंड के हिसाब से वहां पर तुम्हारे पास आ जाएगा, और वहां फिर जो एक्चुअल में जो स्किल्स पर्सन ने कैलकुलेट मतलब अक्यूमुलेट किए हैं और क्या कहेंगे उसको, डेवलप करी है, तो फिर उनकी वैल्यू का वहां पर कम हो रही है। तो ये भी चांसेस हैं कि जैसे अभी चैट जीपीटी का जिक्र किया, वैसे हम लोग इनकी एडवर्टाइजमेंट करते नहीं, पर उसका जिक्र कर दिया, तो एक चांस ऐसा हो सकता है कि ये जैसे पहले हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की किताबों को उन्होंने जला दिया था, पुराने ज्ञान को वो लोग ले गए थे, शोध को लोग ले गए थे, पूरे गेम के भवन निर्माण कैसे करते थे, रसोई की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, इन सब की जानकारियां हमारे पास पुराने ग्रंथों में थी, उसको वो लोग ले गए। और आयुर्वेद के हिसाब से उन लोगों ने गेम खेला कि जितनी जितनी औषधीय पौधे हैं उन सब का पेटेंट भी अमेरिका ने अपने नाम पे करवा लिया। तो देयर इज ए चांस कि अभी जो फिजिकल किताबें अवेलेबल हैं, उन किताबों का सारा नॉलेज और ऑनलाइन जो वेबसाइट्स का डाटा है, वो सारा चैट जीपीटी ने ले लिया है ऑलरेडी, वो उसके पास ऑलरेडी है सारा डाटा। तो सारी किताबें और सब कुछ जो कुछ भी स्कैन हो गया, वो चैट जीपीटी के पास ऑलरेडी है। जो ई लाइब्रेरी बन रही है, ये इसके आगे अड़ रहा होगा भाई, जो ई लाइब्रेरी बन रही है, और ई लाइब्रेरी में जो जितना भी डेटा वो कर रहे हैं, वो सारा डेटा ले लिया, ज्ञान ले लिया, और चैट जीपीटी ने उसको सिंक्रोनाइज करके उसको अपने हिसाब से बताना चालू कर दिया। एक टाइम पर साइबर अटैक आ जाए और उन्होंने एक डेटा का बेस तैयार करके रखा हुआ है ऑलरेडी, और डेटा बेस तैयार करके रखा हुआ है कि तुम अभी तो पता लगा कि ये इससे बचने का तरीका ये है कि तुम फिजिकल एक्सरसाइज कर लो,
तो अब वो ये करेंगे कि जिस दिन साइबर अटैक आ जाए उसके बाद चैट जीपीटी पे जो नया डाटा आए डाटा ही चेंज हो वो जाए। डाटा ही चेंज हो जाए। हम्म। पुराना जितना डाटा आपका ई लाइब्रेरी में था और जितना भी डाटा वो खत्म होकर के अब चैट जीपीटी बताएगा कि तुम ये खाओ, जी तुम जरूर। यहाँ बैठे रहो। चांस एक ये हाँ। ये एग्जैक्ट चीज भी 1984 में दी हुई है। अच्छा ऐसा कैसे? कि कि उस टाइम पे जो रिकॉर्ड्स थे वो पेपर पे थे, वो हाँ, डिजिटल कुछ नहीं था। हाँ 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 तो डिजिटल रिकॉर्ड सॉरी पेपर वाले रिकॉर्ड्स को भी चेंज करने का तरीका उन्होंने डेवलप किया हुआ था कि कोई और जो मेन कैरेक्टर है वो वहीं पर प्रेस में ही काम करता है हाँ हाँ कि अखबार की कटिंग है कोई 5 साल पुरानी और उसमें एक लीडर ने, उसका नाम बिग ब्रदर है, तो उसने लीडर ने कुछ बोल रखा है कि हम अगले महीने या फिर अगले 5 साल पुराना वो न्यूज़पेपर है। हाँ हाँ और फिर वो बोलता है कि 5 साल बाद हम ये हम कर चुके होंगे। हाँ चेंज दोबारा चेंज करते हैं उसको। नहीं मतलब वो अभी स्टार्टिंग आगे में आने बोलता है, दो। वो हाँ, स्टार्टिंग में बोलता है कि हाँ, 5 साल बाद हम ये करने कर वाले चुके। हैं। हाँ और फिर 5 साल हो चुके हैं उसके बाद फिर वो जाकर देखते हैं कि पहले क्या बोला था, अच्छा ये बोला था और हुआ क्या, अच्छा ये हुआ। तो फिर जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसकी जो एक ही रिकॉर्ड होता है, एक ही अखबार है, हाँ, लाइब्रेरी में रिकॉर्ड है, तो उसको हाँ, निकाला, हाँ, उसको जला दिया, हाँ, सेम का सेम कागज पर प्रिंट वो किया जो हुआ और फिर वो मतलब पाइपलाइन के थ्रू सब भेज दिया वापस सेम लाइब्रेरी में, सेम लाइब्रेरीज में। बाकी लोगों के पास तो अखबार रहते नहीं है। हाँ, तो जिसने पढ़ना है उसने लाइब्रेरी से पढ़ना, वो देखेगा यार उतने साल पहले तो ऐसा हुआ था। ये बीमारियों के बारे में आपको जो जानकारी है वैक्सीन की और वो ये सब इस तरह से पीछे भेज जाए। और जिसने पुराना रिकॉर्ड रख लिया उसको स्क्रीन मॉनिटर कर रही है, उसको उठा लिया जाए तो या फिर उसको फिर स्क्रीन के सामने, फोन्स के सामने, रील्स के सामने ब्लॉक कर दिया जाएगा। हाँ। तो मतलब जिस हिसाब से उसने, या फिर हम इसको फिर एक पैटर्न रिकग्निशन वाले थॉट प्रोसेस से देखें कि हो सकता है कि जो हम सिनेरियोस देख रहे हैं उसको ऑब्जर्व करके हम उस पे इंटरप्रिटेशन डाल रहे हैं किताब के ऊपर। हाँ हाँ, जो भी है वो तो अपनी बात देखो। हमने तो बस उसको किताब को पढ़कर उसको आगे रखना है। हमने किताब को पढ़ करके बात ये कि किताब में ये बोला है उसने, ये भी है। और अब आपके साथ क्या हो रहा है वो आप देख लेते हो। हाँ। तो और वो जो बोलने वाला आदमी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब 1984 लिखी जा रही है, उस वक्त सन है 1948, उस वक्त WHO बना है, उस वक्त यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग ब्रांचेस काम करना चालू करी हैं। यूनाइटेड नेशंस में बैठा आदमी के साथ उसका लिंक है जो लिख रहा है जॉर्ज ऑरवेल। यूनाइटेड नेशंस के लोग ही आजकल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लोग हैं। यूनाइटेड नेशंस उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर हुआ है, वर्ल्ड वॉर के बाद नया चीजें बनी हैं, वर्ल्ड वॉर के बाद सिनेरियो बन रहे हैं, नई व्यवस्था बन रही, नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उस वक्त 1948 के बाद में। छतरी गई। और इस तरह से आज जो है वो भी बायो वेपन है, बायो वॉर, पानी के ऊपर वॉर, ये इस टाइप की चीजें जिक्र चल रहे हैं। तो ये बायोलॉजिकल वॉर के बाद में ऐसा सिनेरियो बनने के चांसेस बन रहे हैं कि दोबारा से 1948 वाला दौर बन रहा है। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बता रहे हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। और ये चाहते हैं कि इग्नोर करें। हाँ, वो चाहते हैं कि इग्नोर करें, वो ये चाहते हैं कि इस पर बात ही ना करें, वो ये चाहते हैं कि इस पर चर्चा ही ना हो, और खास तौर पे नई जनरेशन बिल्कुल चर्चा ना करे। कोई बात नहीं, पुराने वाले बात कर रहे हैं, नए वाले तो हम लोगों को रिजेक्ट करते रहा है, क्या यार ये तो सारा दिन बोलता रहता है, तो सब इतनी लंबी लंबी वीडियो कौन देखे यार, इतना सब डर लग जाता है यार, ऐसा करके वो रिजेक्शन वाले जो पॉइंट्स हैं वो उनको ले आएंगे ताकि नेक्स्ट जनरेशन ना करे। तो अभी जैसे आप देखोगे इसको, लॉकडाउन जो लगा था, और लॉकडाउन छोड़िएगा 2014 के बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन की जो सप्लाई दी जा रही है, रेगुलर कंटेंट जो दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे, स्पेशली जो नए बच्चों को, उसका हाल ये है कि पिछले 11 साल में जो बच्चा उस वक्त मान लो 11 साल का था तो वो आज 22 साल का हो चुका और वो वोटर है, तो पिछले 11 साल से वो नफरत की राजनीति को देख रहा है पूरी तरह से। उसने क्या कंज्यूम किया, उसने जो कंज्यूम किया है पिछले इतने दौरान। और जो बच्चा आज वोटर बनेगा 2029 में, जो वोटर बनेगा 2019 में जब कोविड-19 आया था, 10 साल पहले वो 8 साल का था। यानी जो 2029 में जो वोट करेगा ना, 18 साल का हो जाएगा, वो 10 साल पहले था 8 साल का, और वो था दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, और उस वक्त उसको ऑनलाइन क्लासेस दी गई थी
और ऑनलाइन क्लासेस के बाद उसको मोबाइल का चस्का पड़ गया था, और मोबाइल के चस्के के बाद उसको इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर दी गई है। तो वो पुरानी जो इन्फॉर्मेशन उसके बाप दादाओं की है, हेल्थ को लेकर के है, दूसरी चीजों को लेकर है, फैमिली बैकग्राउंड को लेकर, फैमिली को लेकर, गांव को बचाने को लेकर, फैमिली की विरासत को लेकर, वो उसको कहीं ने भी नहीं आई है। इसका मतलब है वो पूरी तरह से उनके उस बीज में, उनके सिस्टम में एंटर कर चुका है। और उसको निकालना के लिए अब आपको कम से कम 15 साल की मेहनत लगेगी। यानी उसी बच्चे को ये बताना कि बच्चे तुम्हारे साथ जो ये हुआ था दैट वाज एक प्लान्ड और टॉर्चर था, ये बकायदा तुमको ऐसा रखा गया प्लानिंग के तहत, और तुमको ये नफरत परोसी गई। तो पूरी की पूरी कितनी बड़ी समाज के कितने बड़े तबके को इस काम पे लगना पड़ेगा। तो जब आप अपनी क्लास के बच्चों को बताते हो और अपनी स्कूल में अपने साथियों को बताते हो, तो उनके रिएक्शंस क्या रहते हैं? उनके रिएक्शंस अगर स्टार्टिंग में देखा जाए, जब मैंने भी अभी रिसेंटली पढ़ी है, हाँ, और उसके बाद वो तो फर्स्ट किताब थी जो इस मामले में पढ़ी थी, तो फिर उसके बाद जितनी भी पढ़ी हैं। कौन सी किताब इस मामले में पढ़ी फिर आपने? एक एटलस श्रग्ड है आयन रैंड की। बताओ भाई, नाम समझ में आया? AYN आयन रैंड, RAND। किताब का नाम क्या है? एटलस श्रग्ड। एटलस रग्ड, श्रग्ड, 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 श्रग ही होता है। अच्छा, एटलस श्रग्ड। ओके, अगर ये कहानी है इसकी भी बता दूं, उस पे अगली बार कर लेंगे हम। अगर आप लोगों को पसंद आया हो, ये वाली बात अगर पसंद आई हो, तो फिर हम इसी को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। 1984 को भी चैप्टर वाइज कर सकते हैं, और एटलस रग्ड पे भी जाएंगे, एंड रैंड पे भी। तो आपको अंग्रेजी राइटर्स, देखो हमारे पुरखों ने हमको अंग्रेजी पढ़ना इसलिए सिखाया था ताकि हम अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेजी के षड्यंत्रों को समझ के पूरे समाज को जगा सकें, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और अंग्रेजी जो है स्पेल की एक भाषा है। मैं उसमें पुरानी किताब में मैं दिखाऊंगा आपको उसका, आप देख लेना। आप अपनी जिंदगी में जो आपके लिए अच्छा है उसका जो टोटल आएगा 1 2 4 7 ये आएंगे आपके, जो आपके लिए जिंदगी में अच्छा है अंग्रेजी में स्पेलिंग जब आप लिखोगे। और जो आपके लिए उन्होंने प्लान करके रखा हुआ है उसका टोटल 3 6 और 9 आएगा। यूनिवर्सिटी मतलब शब्द जो है, ठीक है, स्कूल शब्द जो है आपका, यानी अंग्रेजी में उस शब्द की स्पेलिंग इस हिसाब से डिजाइन की उन लोगों ने ना। उस पे जाएंगे हम उस पर। तो हाँ, एक पहले किताबों का लिस्ट बताओ आप। एटलस श्रग्ड हो गया, एक ब्रेव न्यू वर्ल्ड है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये किसकी है? ये एल्डस हक्सली ने लिखी है। एल्डस हक्सली भाई, हमने तो बाद में जब आवागा जब देख लेंगे क्या। और इन पर तो यही है। फिर हेल्थ के ऊपर अलग है कि एक माइंड गट कनेक्शन है। माइंड गट, जो फिर गट हमारे पेट में, और हाँ, जो फिर हमारे बॉडी के शरीर में जो आप खा रहे हो उसके हिसाब से। एक काउंटडाउन करके है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्पर्म काउंट के ऊपर। वो किसकी है? वो नाम लेडी है शायद, कोई बनाया, डॉक्टर शैना है, पूरा नाम नहीं याद। और काउंटडाउन बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। उसमें बताया गया है कि अगली जनरेशंस का स्पर्म काउंट कम कैसे किया जाता है, योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, मतलब अभी भी हो रहा है। जो यानी जो नया रिप्रोडक्शन क्यों नहीं क्यों हो रहा है, मतलब आपको लग रहा है ये कि जो ये बच्चों को पिल्स खाने की अनवांटेड टाइप की जो दवाइयां हैं, पॉलिथीन आसपास जो है, पॉलिथीन की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, उसमें भी हार्मोन डिसरप्टर्स हैं। और जो कोई अगर गहने, अगर कोई पहन, मतलब गहने मेटल वाले नहीं, कोई आर्टिफिशियल वाले, वो उसमें भी क्या कहते हैं, क्योंकि वो स्किन उसको एब्जॉर्ब करती है। और फिर स्किन कर रही है, वो हाथ पे आ रहा है तो हाथ मुंह में जा रहा है, खाना खा रहे हैं तो घूम फिर के वहीं आ रहा है। हाँ, तो बेसिकली। और फिर हवा में भी घूम रहा है, हवा के साथ इंटरेक्शन में भी, तो लंग्स में जा रहा है, तो वो लंग्स से खून में जा रहा है। तो एक ये किताब है। और एक किताब फिर जो अभी मैं शुरू करूंगा अभी, वो द एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म है। कि जो डाटा आपके फोन्स पे है, जो आप देखते हो रोज रोज, जो गूगल पे सर्च होता है या किसी भी फोन से, किसी भी सर्च, तो उसको कैसे एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू कैपिटलाइज किया जाए। जैसे कोई भी सर्च करते हो तो उसकी ही ऐड आ जाती है। ये एक सोचना, सर्च छोड़ो, बोल दो या सोच लो खाली। हाँ, सोच लो में अगर डीपर में जाया जाए तो वो उसमें ये देखा जाता है कि जो कंटेंट है जो आप देख रहे हो, उसमें 6-7 अगर लगातार आपके कंटेंट आ गए, तो फिर वो देखेंगे कि
6-7 रिएक्शन आपके आ गए, हम्म। तो वो पुराना डाटा उनके पास है हम्म। कि पिछले किसी बंदे ने ये 6-7 कंटेंट कंज्यूम करके अगला कौन सा क्या कंटेंट चीज? कंज्यूम करी थी, हम्म। तो उससे प्रिडिक्शन करके आपका भी प्रिडिक्ट कर देंगे। हम्म। और फिर कंटेंट अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी थॉट भी उसमें यूज हो रही है, तो अगली थॉट भी आपके प्रिडिक्ट कर देंगे। ओके। तो अगली जो पोस्ट आएगी सामने, हम्म। वो एग्जैक्ट वही होगी, अरे 2 मिनट पहले या फिर 2 दिन पहले या फिर 2 हफ्ते पहले मैं यही तो सोच रहा था, हाँ 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 हाँ। मैं यही तो मेरे दिमाग में आया था। हम्म। तो एक पैटर्न के उनको पता है कि ये पैटर्न है, ये आएगा, और फिर वो पोस्ट आई, यानी आप उनके पैटर्न में समझ चुके हो, फंस चुके हो, वो आपको समझ चुके हैं, उनको मालूम है कि आप क्या देखते हो जी। उनको पता आप किसी मेंटालिटी के आदमी हो, आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, वो सब जान चुके हैं। मतलब यानी एग्जैक्ट अगर थॉट उनको अगर पता लग रही है, हाँ। और चाहे वो 2 हफ्ते बाद या फिर 2 दिन बाद पता लग रही है, तो फिर उसके बाद उनको उस थॉट से पैसे कमाना उनके लिए बहुत आसान है। ये तो इन्होंने लूटना, ये तो हाँ, कैपिटलिज्म का एक हिस्सा है। हाँ, अब इसको हम स्पिरिचुअल एंगल पे भी लेके जा सकते हैं अगर आपको लगे तो। जैसे कि यशस्वी ने आपको बताया कि भाई ये इस तरह से पैटर्न बनाते हैं, ये तो है उनके लिए जो आईटी वाले डाटा साइंटिस्ट बैठे हैं उनके पास, और जो डाटा कैलकुलेशन करते हैं, ये उनके कैलकुलेशन बताते हैं। अब मान लो एक बच्चे को सिखाया अनार, तो उसके दिमाग में अनार जो है वो बना। तो जब हमारे दिमाग में कोई छवि बनती है तो हम सिग्नल एमिट करते हैं, और सिग्नल रिसीव भी करता है हमारा दिमाग, जो पाइनियल ग्लैंड है। जब सिग्नल एमिट करते हैं तो आसपास की वेव्स को हम डिस्टर्ब करते हैं। तो हम क्या सपने लेते हैं, जैसे फोन, किसी आदमी को अपने फोन के बेड के साथ सिराने पर रख के सोने की आदत है, तो हम रात को किस तरह के सपने देखते हैं या हम कैसी कैसी सोच बनते हैं, उससे वो आसपास के एनवायरनमेंट में जो सिग्नल्स जो ट्रांसमिट होते हैं, उन सिग्नल्स को वो रीड करती हैं, उनकी जो ये रिसेप्टर्स हैं, जो इस फोन के अंदर रिसेप्टर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, जब आपको एप्पल दिखाई तो आपके दिमाग में जो एक रिएक्शन आया तो वो उसको रीड किया। अच्छा, इसका मतलब है कि जब ये दिमाग ऐसी रेज एमिट करे तो समझो ये सोच रहा है, जब ये ऐसी रेज एमिट करे तो समझो ये उदास है, जब ये ऐसी रेज एमिट करे तो समझो ये मतलब खुश है, जब ये ऐसी रेज जाए तो समझो ये ऐसा है। यानी कहने का मतलब है कि वो आपका, रुक जा रहा है, वो आपसे बता रहा है कि इस तरह की रेस जो है ना, तड़ी पार आज नजदीक आ गया है, चलो कोई बात नहीं तू तड़े पार नहीं है, तू तो ठीक है, अरे राजी हो जाए, तने भी रेस पकड़ ली गए तो क्या है कि आप कदागण तो नहीं आ रहे हो, तो प्राण चलना है ये कैसी है पाड़ागर वाला टांग ढाके पूछते तो फिर क्या है कि वो जो आपके यानी मोबाइल, आपका जो दिमाग है वो किस तरह की रेज को एमिट कर रहा है, किस तरह की वेव्स को एमिट कर रहा है, उसके बेसिस पर वो आपकी थॉट को एग्जैक्ट पकड़ सकते हैं। मतलब ये मैं आपको ये इसको अब अध्यात्म मत कहिए, दिस इज बेसिकली साइंस, और वो लोग ये कर चुके हैं चेक। आपके पूरे ब्रेन को, पूरे न्यूरल फंक्शंस को, पूरे दिमाग को खोल करके देख चुके हैं कि आपके पेरिएटल लोब में कब कौन से वाले पॉइंट पर लाल रंग होता है, कब कहां पर ग्रे रंग होता है, कब कहां पर येलो होता है। उनको सब पता है कि आपके इमोशंस किस तरह से कंट्रोल करना, इवन और अगर आपको वैसा सोचने के लिए मजबूर करना है तो उनको उस हवा में वो वाले रेडिएशंस भेजने हैं, तो आप वैसा सोचने लग जाओगे। मतलब ऐसा नहीं है, आपको सुसाइडल थॉट आपको दिए जा सकते हैं। वो कुछ लोगों ने, आपने खबरों में देखा होगा कि बंदा रात को ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, छोटी मोटी बात थी, नंबर कम आ गए थे, सुबह फांसी लगने की किसको जरूरत क्या थी, फांसी खाने की जरूरत क्या थी। तो इस तरह की चीजें आपको जो आएंगी वो बेसिकली आपका मोबाइल का इस्तेमाल करना, आपके घर के झगड़े, आपके डायलॉग डिलीवरी, आपका मतलब आपका सुसाइडल थॉट्स, आपकी बीमारी, इन सब के लिए जिम्मेदार है। मतलब इट्स नॉट लाइक खाली सिर्फ वो थॉट प्रोसेस, इसको हम ये ऐसा कह सकते हैं जैसा कि अभी तक ये पढ़ा। तो और बहुत सारी किताबें हैं, ये अभी नाम याद नहीं आ रहा है यशस्वी को, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि किताबें ही किताबें इसके पास इन मुद्दों को लेकर के हैं। हाँ, तो आप अपनी जनरेशन की बात बता रहे थे। हाँ, तो जब शुरू करी थी डिस्कशन करना, या फिर मैंने खुद शुरू किया था पढ़ना, तब डिस्कशन नहीं शुरू हुआ। तो फिर जब जैसे जब ज्यादा पढ़ा और फिर ज्यादा कंटेंट आया सामने, या फिर आपका भी आया, आपके भी सुना, तो फिर डिस्कशन करना का थोड़ा मतलब मन हुआ अब डिस्कशन भी थोड़ी कर ली कि आसपास भी हैं और सिर्फ मैं नहीं हूँ। और फिर जब बात करी
तो तब तो डिस्कशन या तो ये कि मैं भी बोल नहीं पाता था कि क्या बोलना है एग्जैक्ट, तो फिर वो भी बोर हो के चलो नेक्स्ट टॉपिक कोई मूवी चल रही है उस पे चले। लेकिन फिर धीरे धीरे जब फिर मैं रुका नहीं, हाँ, मैं पढ़ता रहा और फिर बोलता जानता रहा। तो फिर जब धीरे धीरे बोलना भी थोड़ा बहुत आया है, हम्म, तो जब अब मैं दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो बात हो जाती है। बात अब वो सुन लेते हैं। चाहे वो फोन के ऊपर हो, हाँ, चाहे वो किताब पढ़ने के ऊपर हो, हम्म, चाहे वो कॉलेज में जाना या फिर कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रही है उसके हम्म, ऊपर हो, हम्म, या फिर बेसिकली लाइफस्टाइल के ऊपर हो, हम्म, तो बात हो जाती है। शुरुआत में नहीं होती थी, हम्म, और अभी भी अभी ऐसी सिचुएशन है हम्म, कि पहले तो सिर्फ मैं गिव गिव करता था, डिलीवर करता था, हाँ, लेकिन अब उधर से भी आता है। डिलीवरी मेरे दोस्त की जो आपस में है वो हाँ, भी कर वो रहे भी हैं, ऐसी बातें करने लगे वो हैं। भी कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, मैं आपको इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि यशस्वी ने मुझसे एक बार काफी पहले बात की। मैंने जब इसका देखा कि भाई क्या बात हुई, तो बोला कि दोस्तों के बीच बैठा रहता हूँ तो ऐसे विचार आते हैं कि मुझे इतना सारा पता है, इनको कुछ भी नहीं पता है। मैं इनसे बात करूं तो ये मुझे बेवकूफ समझते हैं। ये जिस तरह की बात कर रहे होते हैं मैं इनको बेवकूफ समझता हूँ। तो अब मैं मतलब मैं अपने क्लासमेट्स के साथ बैठूं, अपने वो हम उम्र दोस्तों के साथ बैठूं, नहीं बैठूं, बड़ों में बैठूं तो उनके और अलग एंगल है, छोटों में बैठो तो वो अलग एंगल है। तो देन ही सेड कि व्हाट इज द राइट अप्रोच। तो राइट अप्रोच यही है कि जिसको पता लगता जाएगा वो धीरे धीरे अपलिफ्ट होकर तुम्हारे लेवल पे आता जाएगा। एंड डोंट वरी, कोई कैसा ही भी हो हमारे यहाँ, वो उसका हमें ये जज करना ही नहीं है कि कौन कैसा है। तो जैसे ही आप जजमेंटल होना बंद करते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा है ठीक है, एक्सेप्टेड, क्योंकि हमें रहना उनके साथ ही है, हमें इसी समाज में रहना है। तो जैसा भी हो, देन चीजें जो है वो दोबारा से मतलब फिर दोस्तों के साथ फिर चर्चा में आने लगी। तो फिर वो अब जो दोस्त भी चर्चा करने लगे हैं। मेरा ये कहने का मतलब ये है, आप भी यदि अपने बच्चों को इन प्रोसेसेस में शामिल करोगे और आप अगर इन ट्रेनिंग्स में अपने बच्चों को लेकर के आओगे तो आपके बच्चे भी, हो सकता है शुरू में वो भी खुद मतलब परेशान हो जाएं, बट लेटर ऑन उसका असर तो पॉजिटिव ही होना है। तो जॉर्ज ऑरवेल की जो किताब हमने देखी थी, इसमें मैं जो बात दोबारा से आपको फिर बता रहा था 1948 में, उस वक्त आपने तो टीवी देखा ही नहीं होगा। आपके यहाँ तो जब रामायण आई तब टीवी आया था, वो लोग लेकर के आए थे। तो और ये भरोसा जगाना इनका पुराना काम है। देखो, पहली फिल्म आई राजा हरिश्चंद्र, फिर आया राजा हरिश्चंद्र का पूरी कहानी जो हम सांग में सुनते थे, जो कहानियों में पढ़ते थे, एज इट इज वो फिल्म में आ गई। तो जो बुजुर्गों ने सोचा कि जो टीवी में आ रहा है वो एकदम सत्य है, वो इतिहास की कॉपी है, बेसिकली उन्होंने ये समझा। फिर रामायण आई। रामायण से पहले गांव का प्रत्येक व्यक्ति राम का नाम लेता था और राम को हमेशा याद रखता था। 24 घंटे ले राम का नाम, राम राम ताऊ, राम राम ताई, राम राम के बिना कुछ होता ही नहीं था। और फिर पता चला कि जय श्री राम नाम का भी कोई नारा लगा था कभी किसी टाइम पे। उनको नहीं पता बेचारों को, उनको तो जो रामानंद सागर ने मतलब बना के दे दिया वो उसको सच मानने लग गए। पहली बार स्क्रीन पर बच्चों ने किसी आदमी को, किसी औरत को उठाते हुए देखा रामायण में। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि लड़कियों का अपहरण किया जा सकता है। बाद में ये अपहरण जो है भीष्म पितामह ने भी किया, बाद में ये अपहरण महाभारत में, और फिर फिल्मों में होने लग गया। फिर तो कोई भी किसी की चोरी को उठा लेता था, जो कि आजकल कर रहे हैं बच्चे हमारे। यानी जो उस दौर में ये हुआ, यानी पहले भरोसा जताया कि टीवी अच्छी चीज है, और फिर उसके बाद उस पर जो मर्जी थोपता गए। इसी तरीके से पहले भरोसा जताया कि पहले जैसे 50 रुपए देना, कल दे दूंगा, फिर 100 रुपए, फिर 1000 रुपए, फिर 5000, फिर 10,000 करके फिर लाख रुपए का चूना 100 जनों को लगा के करोड़ रुपए लेके भाग जाता है आदमी। ऐसे करता है, वो भी भरोसा पहले जताते हैं। इसी तरह से जो कंटेंट की बात कही यशस्वी ने कि बैक में जाकर के कंटेंट को ही बदल देते हैं वो, तो इस तरह से आपके पास जो लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन है वो गलत है। तो जो वैक्सीन को लेकर के हम लोग आपको बता रहे हैं, जो आपको जानकारी है, तो आप नई जनरेशन को जो सिखाएगा, हाँ पोलियो भी नहीं लगी होगी तेरा तो, फलानी भी नहीं लगी होगी तेरा तो, तंत्रियो भी नहीं करा होगा, तो वो चढ़ के आएंगे ऐसे कि पहले वाली वैक्सीन बढ़िया थी तो अब काली खराब कैसे हो गई, काइंड ऑफ। जैसे कि उनको ये लगता है कि पहले वाले ही आदर्शवादी आज का बिजनेसमैन है, मतलब वो ऐसा मान लेते हैं, बेसिकली उनके फेवर में चले जाते हैं और वो वैसा ही बोलते हैं जैसा वो लोग चाहते हैं। तो दिस इज लाइक, आप इस कंटेंट को आप ऐसे समझिएगा। और मैं आपके अपने विचार ओरिजिनल बने, इसके लिए जरूरी है कि आप किताब पढ़ें, मतलब खुद से पढ़ें। खुद से पढ़ेंगे तो आपके खुद के विचार आएंगे, तो खुद डिस्कशन करने लगोगे। मतलब
ये पहला पॉडकास्ट अभी हमने यशस्वी के साथ किया है। यदि आपको लगता है कि इन मुद्दों पर नई जनरेशन को भी हम शामिल करें, तो हम अलग-अलग किताबों पर डिस्कशन करेंगे और उन मुद्दों पे देखेंगे इस किताब में क्या है मेन क्रक्स। तो 1984 के विषय में कुछ और आप बोलना चाहेंगे इसमें, कि और कुछ दिमाग में आया हो इस दौरान? इस दौरान तो मतलब मेन वो पॉइंट्स तो यही हो गए। हाँ। और कोई इशू नहीं है। नहीं, मेन पॉइंट्स तो सारे कंप्लीट हो ही गए हाँ, ना। कंप्लीट हो ही गए हैं हाँ। वो इन्फॉर्मेशन का और तो उसका। इस पे आप अपने सवाल डालिएगा, मतलब इसमें कमेंट में जब आप सवाल डालोगे तो हम अगला जो पॉडकास्ट करेंगे तो हम यशस्वी से इसके बारे में सवाल पूछ लेंगे। और आप सबसे उम्मीद रहेगी कि आज जो है यशस्वी का जन्मदिन भी है, तो इसको शुभकामना और इसको आशीष भी देंगे कि ये आने वाले टाइम में अगली पीढ़ी को समझा सके, बता सके कि हमको अपना जीवन कैसे गुजारना है। जो हम गांव पे काम कर रहे हैं, तो हम शामिल रहते हैं अब हमारी एक्टिविटी में, गांव के उस प्रोग्राम में भी यशस्वी शामिल रहा है। और चूंकि ये एक प्लेयर भी है, और मैं आपको इसकी आदतों के बारे में बता जाता हूँ और बहुत ही गर्व से बताता हूँ। यहाँ मैंने आज लिखा भी था और आपने पढ़ा भी था, यहाँ हमारी आदतें खराब है माँ बाप की, ये हमें बताता है कि सही क्या है गलत क्या है। तुम लोग सही नहीं खा रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम खा नहीं रहे हो, तुम लेट उठते हो। ये 4 बजे उठता है और मेरा तो उठने का सोने का समय नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। कई बार तो हम सुबह 4 बजे ही मैं घर पहुंचता हूँ, तो इसलिए जब ये जा रहा होता है तब मैं आया होता हूँ। समटाइम्स इट हैपन्स। और जब तक हम उठते हैं सो करके, तब तक तो ये, मतलब मैं उठता हूँ स्पेशली, नॉट हम, तब तक तो ये अपनी 8 घंटे की एक्सरसाइज करके 6-7 घंटे की ये आ चुका होता है। मतलब उसमें फिटनेस हो गया, गेम हो गया, फिर जिम हो गया, फिर रनिंग हो गई, फिर सारी एवरीथिंग काइंड ऑफ। और फिर गट हेल्थ की किताब आपने कब पढ़ी थी? वो है गट वाली, वो माइंड गट। 8th में पढ़ी थी, वो यानी 6 साल पहले। जब वो 6 साल पहले, जब 8वीं क्लास में था, तो तब इसने वो पढ़ ली थी। और ना उससे पहले भी कभी नहीं और उसके बाद भी कभी नहीं। ही इज अ चाइल्ड जो मैं अपनी जिंदगी में देखता हूँ कि आई एम सो लकी, और कि भाई एंड ब्लेस्ड के हमें इसको नहीं बताना पड़ता कि तुम्हें क्या नहीं खाना है, और ये और लोगों को बताता है, अपने साथियों को। और इसका ये डिसीजन, मतलब इस अल्टीमेट के, हमने ये भी तय किया था कि अगर हॉस्टल में कहीं रहेगा तो वहाँ सारा जीएमओ वाला तेल आएगा, सारा खाना बेकार होगा, सारा वहाँ अब हर रोज तो नहीं हो सकता। तो इससे अच्छा तो हम ऐसे किसी कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं जहाँ हमें जाना ही ना पड़े बेसिकली, क्योंकि हमें जाना ही नहीं था। तो बेसिकली हमें कोई ट्रैप में फंसना ही नहीं है उनके वाले में। और वैसे भी आप लोगों को पता है, इस देश के अंदर 10वीं फेल 12वीं करें, 12वीं फेल बीए करें, बीए फेल एमए करें, एमए फेल पीएचडी करो, जो मर्जी कर लो, पैसे दो और जो मर्जी डिग्री ले लो। तो डिग्री की वैल्यू है, अगर नौकरी करनी है तो नौकरी इसने करनी नहीं, तो डिग्री अपनी तैसी कराओ, कॉलेज वाले अपने सर पे धर के नाच लो, हमको कुछ चाहिए नहीं। तो हमको बेसिकली हमें स्किल डेवलप करनी है। स्किल डेवलप करने में हमारा फिटनेस कोच भी है हमारे पास, रीडर भी है, स्टोरी टेलर भी है, लिटरेचर भी है, और अभी एक कवि सम्मेलन में अपनी एक कविता भी पढ़ के आया है। मतलब ये अपनी किताब भी लिख रहा है, अपनी पेरेंटिंग वाली किताब को ये एडिट भी ये लोग कर रहे हैं, ये और ईशानी मिल करके। और फिर ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ही इज अ स्किल्ड पर्सन। इससे खेत में भी काम करा लो, घर पे करा लो, मेहनत करा लो, सुबह उठा लो, रात को उठा लो, सुबह शाम जितना मर्जी करवा लो, इट्स एवरीथिंग ग्रेट। तो आई होप कि आप अपने जीवन में ऐसे ही दूसरे बच्चों को और अपनी अगली जनरेशन को भी रास्ता दिखाने का काम करो, और खुश रहो, और ऐसा रास्ता ढूंढो जो आदमी का पर्पस है, जो इंसान होने का पर्पस है, उसको फुलफिल कर पाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब साथियों से निवेदन है, शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम कमेंट करके शुभकामनाएं भी दीजिए, बताइए सबको। और कोई सवाल है तो वो जरूर बोल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ये बड़े ध्यान से सुन रहा है। नमस्ते जी, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।